स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। डेमोक्रेसी इज द सेकेंड बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, एरिस्टोटल ने कहा था। इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक आवाज है, जहां पे पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से ज्यादा है, 900 मिलियन से ज्यादा लोग वोट्स देते हैं, 20 से ज्यादा लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और यहां पर हर प्रकार के रिलीजन, कास्ट, रीजन एग्जिस्ट करते हैं, और एथनिक डाइवर्सिटी को इंडिया चेरिश करता है अपनी यूनिटी में। स्टेट्स में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं और सेंटर में अलग अलग पार्टी इलेक्ट होकर के आती हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। इसके बाद भी वेस्टर्न नैरेटिव्स बार बार आते हैं कि इंडिया एक फ्लॉड डेमोक्रेसी है। हम इसको आज समझते हैं। माई सेल्फ अंकुर त्रिपाठी, इसको हम समझते हैं कि क्यों एक वेस्टर्न नैरेटिव बिल्ड किया जाता है इंडिया के अगेंस्ट, एक पर्सपेक्टिव शो किया जाता है जब वेस्टर्न पावर्स को यह लगता है कि एक नॉन वेस्टर्न कंट्री एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बन के उभर सकती है। हम एक और चीज समझेंगे कि डेमोक्रेसी का मतलब आज 2025 में है क्या। इंडिया की डेमोक्रेसी रूटेड है सिंस इट्स सिविलाइजेशन। बहुत पहले से हम चोला के टाइम से देखते आ रहे हैं कि हमारी डेमोक्रेसी किस तरीके से इवॉल्व होती आई है, और इंडियन ब्रांड ऑफ डेमोक्रेसी इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न ब्रांड ऑफ डेमोक्रेसी। वहां की जो वेस्टर्न लिबरलिज्म है, लिबरल सोसाइटीज हैं, इंडिया की डेमोक्रेसी डिसेंट्रलाइजेशन में है। इंडिया की डेमोक्रेसी अपने धर्म में है, टॉलरेंस में है, और इंडिया की डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट के लिए भी जगह है। और इंडिया की डेमोक्रेसी में जो सोसाइटीज हैं वो साइलेंट सोसाइटीज नहीं है, वो पॉलिटिकल सोसाइटीज हैं। इनफॉर्मल एंड फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस दोनों बात करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। सो हम डेमोक्रेसी के वेरियस एस्पेक्ट्स को समझेंगे, और हम इस समझेंगे कि इंडिया जब राइज कर रहा है एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, ना सिर्फ वेस्टर्न पावर्स क्रिटिसाइज करती हैं, वेस्टर्न इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस भी क्रिटिसाइज करते हैं, और हम देखेंगे ईस्ट में चाइना भी एक इंडिया के अगेंस्ट नैरेटिव बिल्ड करता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स डिकोड व्हाट इज अ डेमोक्रेसी इन 2025। लिंकन का वो कोट याद होगा, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रियम्बल में मेंशन्ड है, We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic and republic. So हमें समझना है कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल एंड गवर्नमेंट बाय द पीपल से शुरुआत होती है डेमोक्रेसी की। डेमोस वर्ड मींस द पीपल, लोग। लेकिन जो मॉडर्न राइटर्स हैं, मॉडर्न थिंकर्स हैं, वो कुछ 5 वैल्यूज में डिफाइन करते हैं आज की डेमोक्रेसी को। जरा हम ये भी जानते हैं, जैसे लैरी डायमंड एंड फरीद जकारिया ये 5 पॉइंट्स में डिफाइन करते हैं एक डेमोक्रेसी को आज की डेट में। अगर ये 5 पॉइंट्स, 5 पिलर्स जो है हमारे डेमोक्रेसी के, वो वाइब्रेंट हैं, तो वो डेमोक्रेसी अच्छा फंक्शन कर रही है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, संवैधानिक प्रावधान है, आर्टिकल 324। सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास प्लेनरी पावर्स हैं। प्लेनरी पावर्स मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ भी कर सकता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को स्टैब्लिश करने के लिए, कुछ भी, सब सारी पावर्स आती हैं उसके पास। कई बार हम क्रिटिसिज्म भी करते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू होता है उसके पीछे कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, कोई भी कानून नहीं बना है उसके पीछे। सो हमें यह जानना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिया की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को कैसे इलेक्शन कंडक्ट कराता है, और ये एक रेगुलर बेसिस पे सारे इलेक्शंस हो रहे हैं हमारे वहां पे, और एडल्ट सफरेज के थ्रू हो रहे हैं। आर्टिकल 326 के तहत हम सबको अधिकार है राइट टू वोट का। जेन्युइन पॉलिटिकल कंपटीशन, आज हम देखेंगे कैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली की पंजाब में सरकार बना रही है, कांग्रेस जो है वो साउथ इंडिया में जाके सरकार बना रही है। सो हमें देखना है कि ये जो पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है वो एक पॉलिटिकल कंपटीशन की तरह वर्क करता है, यानी पॉलिटिकल मैनिफेस्टो अच्छा है, लोगों को एक पॉपुलर सोवरेनिटी जिसको कहते हैं, व्हाट पीपल वांट, उसके साथ वो इलेक्शन होते हैं। यानी कि हमारी सोसाइटी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। रीजनल पार्टीज बहुत अच्छा कर रही हैं, स्टेट पार्टीज बहुत अच्छा कर रही हैं, और वो धीरे धीरे प्रमोट हो रही है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के तहत। इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, आई विल कम एंड क्रिटिसाइज ऑल्सो दीज पॉइंट्स, डोंट वरी, हम इश्यूज भी देखेंगे। इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया गया है उसके तहत लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके बीच में हमने ऑटोनॉमी दी हुई है, और हमने सेपरेशन ऑफ पावर भी रखी हुई है, कौन किस में कितना इंटरफेयर कर सकता है।
सो जुडिशरी जब अपने डिसीजंस देती है, बहुत सारे लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट्स आए हैं जिसके थ्रू हमारे नए नए कानून बनते जाते हैं और डायरेक्शन मिलता है सरकार को किस तरीके के कानून बनाने हैं। एक प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। चाहे आप साबरीमाला केस देखो, चाहे शाहबानो केस देखो, चाहे तलाक बिदत का केस देखो, हमारी डेमोक्रेसी में जो लिबरल वैल्यूज, सो कॉल्ड वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज हैं, वो प्रोग्रेस कर रही हैं। एक हमारा जरूर पॉइंट है मीडिया। हमारा जो मीडिया हाउस है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, वॉइस ऑफ पीपल कहा जाता है, लोगों का एडवोकेसी ग्रुप कहा जाता है, कि लोगों के इश्यूज को, मुद्दों को सरकार तक पहुंचाता है ताकि सरकार उस पर अच्छे से अच्छी पॉलिसी बना सके। तो मीडिया भी हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कई जगह पर ये क्वेश्चन लगते हैं कि मीडिया शायद हमारा बायस्ड हो रहा है या फिर उसकी आवाज को सप्रेस किया जा रहा है। हम देखेंगे, वेस्टर्न रिपोर्ट्स को भी देखेंगे। चेक्स एंड बैलेंसेस, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी बिना चेक्स एंड बैलेंसेस के नहीं चल सकती है। अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। हम अगर संसद को उठाएं, पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? पार्लियामेंट में जब भी सरकार, एग्जीक्यूटिव कोई कानून पारित करती है, अपोजिशन पार्टी उसको चेक करती है, लूप होल्स फाइंड आउट किए जाते हैं। डेफिनेटली किसी बिल को मनी बिल बना करके पारित किया जा सकता है या ऑर्डिनेंस के फॉर्म में कानून लाया जा सकता है, बट अपोजिशन के पास राइट है टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। सो अकाउंटेबिलिटी प्लेज अ वेरी पिवटल रोल। अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना देती है जो अल्ट्रा वायर्स कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी उसके प्रावधान के अगेंस्ट है, सुप्रीम कोर्ट उस कानून को स्टक डाउन कर देती है। आज भी हमारे पास ऐसे हैं बहुत सारे केसेस, हाई कोर्ट उस कानून को लागू नहीं होने देती है। अल्ट्रा वायर्स कॉन्स्टिट्यूशन बताया जाता है। सिविल लिबर्टीज मींस हमारे फंडामेंटल राइट्स, लाइक राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो बढ़ता जा रहा है। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 हमारे फंडामेंटल राइट्स में से दिन प्रतिदिन बड़े होते जा रहे हैं। राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, लेटेस्ट जजमेंट एमके रंजीत सिंह केस सुप्रीम कोर्ट ने दिया, राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज बिकम्स आवर फंडामेंटल राइट नाउ। सो आप देखो किस तरीके से हमारा केस, पुट्टा स्वामी केस में किस तरीके से डेवलपमेंट आ रहा है। राइट टू प्राइवेसी इवॉल्व हो रही है, डिजिटल प्राइवेसी इवॉल्व हो रही है। उसके लिए जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ रही है, वो हम देख रहे हैं किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है हमारे लॉज में भी। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? ये हमारी सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करने का एक्ट है, हमारी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने का एक्ट है। तो बिल्कुल इन टेंडम हमारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल्स इंडिया में काम कर रहे हैं। फिर सवाल उठता है कि आखिर फिर किस बेसिस पे हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। कुछ रिपोर्ट्स आई, ये रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फ्रीडम हाउस या फिर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट या फिर वीडेम की रिपोर्ट आती है जो इंडिया की रैंकिंग खराब कर रहे हैं डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव में। इन्होंने, फ्रीडम हाउस ने कहा कि इंडिया में जो फ्रीडम है हमारी प्रेस के पास, हमारे लोगों के पास, वो ड्रॉप हो गई है 77 to 66। सिविल लिबर्टीज ड्रॉप्ड 42 to 33, हमारी सिविल लिबर्टीज कम हो गई हैं। इट सेज दैट इंडिया एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में कन्वर्ट हो गई है। इलेक्शंस तो होते हैं बट ऑटोक्रेटिक है सरकार। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखो, जो इंडिया के इंटरनल मैटर्स हैं, जैसे इंटरनल मैटर्स यूएपीए हो गया। यूएपीए जब कानून लागू किया जाता है तो इसको कई बार लोग ड्रैकोनियन एक्ट कह देते हैं। ड्रैकोनियन एक्ट, इंडिया को मजबूरी में कई बार इंटरनेट ब्लैकआउट्स करने पड़े। 2022 एक ऐसा साल था जहां पे मैक्सिमम ब्लैकआउट्स इनटू द वर्ल्ड, इंडिया में इंटरनेट ब्लैकआउट्स, यानी इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं थी उन जगहों पर। कई सारे एक्ट्स को हम ऑर्डिनेंस के फॉर्म में पास कर देते हैं। आधार बिल जो है, इसको हमने मनी बिल के फॉर्म में पास किया था 2016 में ही। सो इन सारी चीजों को लेकर के, एक इशू को लेकर के हम इसको क्रिटिसाइज कर देते हैं, काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर देते हैं। मीडिया हाउसेज में आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल एनडीटीवी का एक्विजिशन हो जाता है, मीडिया हाउस का एक्विजिशन हो जाता है। सो इस तरीके से ये लोग सारी रिपोर्ट्स बना करके ले आते हैं। व्हाट इज द रीजन व्हाई इंडिया इज डूइंग सो? इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है? इंडिया ऐसा इसलिए करता है क्योंकि मजबूरी होती है कि हम अपने सिक्योरिटी वर्सेस लिबर्टी, एक डिबेट है। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो प्रैग्मेटिक डेमोक्रेसी है, वो रियलिस्टिक डेमोक्रेसी है, आइडियलिस्टिक डेमोक्रेसी नहीं है। आप समझो इस डिफरेंस को। अगर टेरर थ्रेट है, अगर टेररिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी में इश्यूज हैं, तो हम उसको कर्ब करेंगे फॉर द लार्जर गुड। लार्जर गुड के लिए हमें उसे कर्ब करना पड़ेगा, यूएपीए का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर फेक इंफॉर्मेशन सर्कुलेशन में है तो इंटरनेट ब्लैकआउट्स करने पड़ेंगे। इट इज फॉर द लार्जर गुड ऑफ द सोसाइटी। अगर डीप फेक्स
कहीं से भी सर्कुलेट हो रहे हैं तो वो पैनिक क्रिएट करेंगे सोसाइटी में, लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। दिस इज इंपॉर्टेंट। कई बार एक्सटर्नल थ्रेट्स भी होते हैं जिसकी वजह से हमें ये लागू करना पड़ता है। इंडियन डेमोक्रेसी वर्क्स वाइब्रेंट विद द 3 Ds ऑफ द डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, डिबेट एंड डिसेंट। मैं ये मानता हूं कि इंडियन डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है बट प्रैक्टिकल है। It is an ongoing process. I started by saying that democracy is the second best form of the government. Indian democracy जो है वो एक कैपिटलिस्टिक मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी और सोशलिस्टिक मॉडल ऑफ कम्युनिज्म दोनों के बीच में खड़ी है, दोनों को बैलेंस करती है, उन दोनों वैल्यूज को। वेस्टर्न बायस, जरा हम वेस्टर्न हिपोक्रेसी और वेस्टर्न बायस को भी समझते हैं। अगर हम कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के न्यूज को देखें तो हमें क्या समझ में आता है। 2021 में यूएसए में कैपिटल हिल्स पे कब्जा कर लिया लोगों ने जाकर के। उनके जो राइट्स होते हैं, इसकी वजह से हम उनको कुछ नहीं कहते कि आपकी डेमोक्रेसी फंक्शनल नहीं है। क्या उनकी डेमोक्रेसी फंक्शनल थी? क्या लॉ एंड ऑर्डर वहां पर था कि कैपिटल पे वहां पे कब्जा कर लिया जाता है? पेरिस में, फ्रांस में येलो वेस्ट प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं। दिस इज द सिचुएशन ऑफ द प्रोटेस्ट ओवर देयर। यूके वॉज गवर्नमेंट स्पाई कर रही है अपने सिटीजन्स पे कोविड टाइम्स में, स्पाइंग, ओरवेलियन स्टेट। जब सरकार जो है, आपकी राइट टू प्राइवेसी कहां गई? दिस कुड बी अंडर क्वेश्चन ओवर हियर। वेयर इज द राइट टू प्राइवेसी ओवर हियर? सो ये सारे सवाल हैं। अगर आप यूएपीए की बात करते हैं, मैं आपको बताऊं 9/11 में जब अटैक होता है यूएसए पे, 9/11 के अटैक के बाद वो बनाते हैं पैट्रियट एक्ट। पैट्रियट एक्ट में स्वीपिंग पावर से सरकार के पास, वो कुछ भी कर सकती है। सो इंडिया भी अपने सिटीजन्स के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अगर यूएपीए लागू कर रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? यू आर नॉट यूजिंग द सेम यार्डस्टिक टू मेजर बोथ द कंट्रीज। आपके नैरेटिव्स अलग हैं, वो कनाडा के लिए अलग है, तमिलनाडु के लिए अलग है, वो फ्रांस के लिए अलग है, इंडिया के लिए अलग है। माई पॉइंट ऑफ सेइंग दिस इज कि हम सेम पैरामीटर्स पे नहीं देख रहे हैं इनको। सिक्योरिटी वर्सेस लिबर्टी इंडिया बैलेंस करता है। हर तरह से हमको लिबर्टी दी जा रही है, कानून बनते जा रहे हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ रही हैं। वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम नेगेटिव फॉर्म ऑफ लिबर्टी टू पॉजिटिव फॉर्म ऑफ लिबर्टी। ओके, बेसिकली दीज थिंग्स आर यूज्ड। कई सारी थ्योरीज हैं इसके पीछे। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी इज कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न सुपर पावर्स हैं, वो चाहती हैं कि हमारे जो फ्रेंड्स कंट्रीज हैं वो उनकी रेटिंग बहुत अच्छी हो, और द कंट्रीज पर्टिकुलरली फ्रॉम द ईस्ट और नॉन वेस्टर्न कंट्रीज, जब वो अपनी सिविलाइजेशनल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं और काउंटर करते हैं वेस्टर्न लिबरलिज्म को, तो दे फाइंड इट अनकंफर्टेबल एंड देन दे स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स। वो क्या करते हैं? वेपनाइज करते हैं अपने इस नंबर्स को, अपने इस डेटा को, अपने इस रिपोर्ट को। डिफरेंट एनजीओज क्रिएट डिफरेंट रिपोर्ट्स। सो वेपनाइजेशन ऑफ रेटिंग्स इज हैपनिंग। ये सारी बॉडीज आप देख रहे होंगे, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से हैं, ऑर्गेनाइजेशंस वहां के नैरेटिव्स को प्रमोट कर रही हैं। सो यहां पर बहुत जरूरी है कि इंडिया अपने ग्रोथ को, आई नो इट इज अ स्लो ग्रोथ राइट नाउ, अभी हमें डबल डिजिट से ग्रो करना चाहिए था, अभी हमें और इंक्लूसिव सोसाइटी बना लेनी चाहिए थी, बट पॉइंट इज वी आर ग्रोइंग। सिविलाइजेशनल डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करूं तो इंडियन डेमोक्रेसी, हमारे पास टॉलरेंस है। चाहे हम सेक्युलर की बात करें, वर्ड सेक्युलरिज्म इज इंडियन ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म। वो डिफरेंट है फ्रांस से, वो डिफरेंट है यूएसए से, ठीक है। हमारा जो है, वी आर नॉट एक्सक्लूडिंग द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। हमारे पास प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस फॉलो करते हैं, वी फॉलो प्रिंसिपल डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट इन द सेक्युलरिज्म। द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज इंस्टीट्यूशंस, इंडियाज डेमोक्रेसी डज नॉट रन इनटू इंडिविजुअल लीडर्स। इंडिविजुअल लीडर्स में नहीं है, लीडर्स बदलते जाते हैं। हमने इतने समय से देख लिया, 75 साल से, कि किस तरीके से ये लीडर्स बदल रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि इंस्टीट्यूशंस वहीं के वहीं है। पार्लियामेंट इज इवॉल्विंग, लॉ मेकिंग इवॉल्व हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी इज इवॉल्विंग। तो हमने देखा कि लीडर्स डेफिनेटली टेक अ पिवटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट उसके साथ साथ बहुत मेजर रोल है इंस्टीट्यूशंस का। इंस्टीट्यूशंस मेक लीडर्स एंड लीडर्स मेक इंस्टीट्यूशंस। इट रन्स ऑन इंस्टीट्यूशंस एंड दे आर स्टिल होल्डिंग। मैं आपको एग्जांपल्स दूं, सुप्रीम कोर्ट अभी भी 50,000 से ज्यादा केसेस की सुनवाई करता है, और बहुत सारे केसेस में गवर्नमेंट लिटिगेंट होती है, सरकार के अगेंस्ट वो केसेस की सुनवाई कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्शन अक्रॉस 7 phases इन 2024। इतने बड़े इलेक्शन प्रोसेस को हमने कंडक्ट किया। पता है आपको, वर्ल्ड बैंक आता है रिसर्च करने इंडिया में कि कैसे ये इलेक्शन कंडक्ट किए जा रहे हैं।
Parliament passed 100 plus bills with opposition's participation. Participation means opposition criticize करेगी, पूरा अधिकार है उनका. अभी आप देखो coalition form of government है, coalition form of government है, opposition भी powerful है. Farm laws withdrawn after peaceful protest. Yes, protest करना पड़ा. Protest is allowed here in India. So आप देखिए farmers आए, वो दिल्ली के borders पे बैठे, उन्होंने अपनी बात कही और उनके प्रोटेस्ट की वजह से फार्म बिल्स वापस भी लिए गए, रिट्रैक्ट किए गए इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में. हाई कोर्ट स्टिल स्टेज सेंट्रल लॉज रेगुलरली. हाई कोर्ट अभी भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज को रोक सकता है, रोक लगा देता है उन पर. सो हमें समझना पड़ेगा कि जो इंस्टीट्यूशंस की पावर है इंडिया में अभी भी वो डिसेंट्रलाइज्ड है, वो एक जगह पे नहीं है. जो ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी ये लोग कह रहे हैं कि एक ही लीडर में या एक ही इंस्टीट्यूशन में सारी पावर्स का आ जाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इंडिया में. पावर इम्बैलेंस चलता है, पावर की अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है. द रियल फेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. इंडियन डेमोक्रेसी वॉज नेवर मेंट टू लुक लाइक वेस्टर्न वन. ये है इंडियन ब्रांड ऑफ डेमोक्रेसी. इंडियन डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा लाउड है, बहुत ज्यादा इश्यूज हैं. हमारे वहां एथनिक क्लैशेस भी होते हैं, हमारे वहां कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स भी होती है, दैट इज ट्रू. हमारे वहां इंडिया वर्सेस भारत डिबेट, रूरल वर्सेस अर्बन डिबेट, नॉर्थ वर्सेस साउथ डिबेट, ऑल काइंड्स ऑफ डिबेट्स आर अलाउड. बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिबेट, वी डिसेंट. तो हमारे पास राइट टू डिसेंट, राइट टू क्रिटिसाइज, राइट टू डिबेट है. इट मींस डेमोक्रेसी इज वेरी वेल लिविंग इन इंडिया. That is what we need to understand. It is louder, it is messier, and it is deeply rooted in the diversity. हम चेरिश कर रहे हैं इस डाइवर्सिटी को. आप विनिंग पंजाब इन 2022 में वो इलेक्शंस जीतते हैं, पंजाब में जीतते हैं. कांग्रेस विनिंग कर्नाटका एंड तेलंगाना. केरला में तो हम जानते थे कर्नाटका और तेलंगाना में जीत रहे हैं वो. रीजनल पार्टीज लाइक डीएमके, टीएमसी, बीजेडी अभी भी अपने स्टेट्स में रूल कर रहे हैं. अब वो रीजनल पार्टीज क्यों रूल कर पा रहे हैं? क्योंकि हम अथॉरिटेरियन स्टेट नहीं है, ना हम बनने जा रहे हैं. उन पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि इलेक्शंस में हमको देखने को मिलता है जब पीपल वोट, आज भी लोग अपनी सरकार चुन पा रहे हैं. और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं, इलेक्शंस इज द फ्लोर ऑफ डेमोक्रेसी, नॉट द सीलिंग. इलेक्शन एक फ्लोर ऑफ डेमोक्रेसी है. सवाल तो अभी आएगा कि डेमोक्रेसी अपने गुड्स डिलीवर कर रही है कि नहीं. 1960s 70s में बेसिक नेसेसिटीज लाइक रोटी कपड़ा मकान वाज द थिंग. आज आप देखो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान मिल रहे हैं, हर घर नल से जल स्कीम के तहत लोगों को पीने का पानी मुहैया कराया जा रहा है, हर घर मुफ्त बिजली स्कीम से जो रूरल एरियाज हैं सौभाग्य योजना के तहत इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं. अब तो हम सौर बिजली योजना लाएं जहां पे 100 यूनिट्स फ्री होंगी. सो हम अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पे भी वर्क कर रहे हैं. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, चाहे जन आरोग्य योजना के तहत हम सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन और इंश्योरेंस की फैसिलिटी दे रहे हैं. पीएम श्री योजना के तहत मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्कूल हो रहा है. तो एजुकेशन, हेल्थ, स्कूल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिफेंस, हर एक दिशा में वर्क हो रहा है. मुझे पता है कि वहां पर हमारा परसेंटेज ऑफ जीडीपी का एलोकेशन कम है बजट में, वो बढ़ाएंगे, वो बढ़ाने की बात हो रही. बट ये क्वेश्चन कर देना कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं सही से काम कर रही है, दिस इज टोटली अनबायस्ड, दिस इज टोटली बायस्ड. सॉरी. दलित, ट्राइबल एंड ओबीसी लीडर्स इन द पार्लियामेंट. आप ये देखिए जो वल्नरेबल सेक्शन है, वल्नरेबल सेक्शन हमारा रिप्रेजेंटेड है कि नहीं पार्लियामेंट में, और क्या उनके लिए हमारे पास अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके उत्थान के लिए? नहीं, ये बहुत जरूरी है. सबके लिए अलग मिनिस्ट्रीज हैं जो काम कर रही हैं. और हमारा रिजर्वेशन सिस्टम बायस्ड नहीं है, वो एक इंक्लूसिव सोसाइटी, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने की तरफ लगा हुआ है. विमेन लेड पंचायत अक्रॉस द कंट्री. अब ये इवॉल्व हो गया. आप देखिए 10 साल के जद्दोजहद के बाद विमेन रिजर्वेशन एक्ट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पास होता है. अभी लागू होने वाला है वो. अब लागू होने के पहले आपको डिलिमिटेशन कमीशन की जरूरत पड़ेगी. सो हमारा नॉट जस्ट ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी. देखिए इंडियन ब्रांड ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो बॉटम अप अप्रोच है, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक जाना है. और वेस्टर्न डेमोक्रेसी टॉप डाउन अप्रोच है. सो यहां पे पंचायत में 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन है, वुमेन सीट्स रिजर्व्ड हैं. आज आप देखोगे पंचायत सीरीज के माध्यम से भी बताया जा रहा है कैसे सरपंच पति का इशू हो रहा है. सो इंडिया में एक अवेयरनेस ड्राइव है, सिटीजन्स अवेयर हो रहे हैं, वुमेन एम्पावर हो रही हैं. साथ ही साथ उनको रिजर्वेशन मिल रहा है पार्लियामेंट में भी 1/3. सो वुमेन रिप्रेजेंटेशन जब टॉप लीडरशिप पोजीशन पर होगा तो कानून और ज्यादा जेंडर इक्वालिटी के साथ बनेंगे. Is everything perfect in India? I will say no.
इंडिया में ऐसा नहीं है कि परफेक्ट डेमोक्रेसी चल रही है, बट डेमोक्रेसी इज डेड? नो, एब्सोल्युटली नॉट। इट लुक्स लाइक कि हमारे पास कुछ गलतियां हैं, हम उसे करेक्ट करेंगे। इंडिया डू अंडरस्टैंड्स कि हमारी जो डेमोक्रेसी है आज की डेट में, आप इंडिया को देखो कहां पे हम सबसे आगे हैं। डेटा एज अ पब्लिक गुड। डेमोक्रेसी क्या है? लोगों तक सर्विस पहुंचाना है, उनके ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाना है, उनके जो सिविल राइट्स हैं उनको वो देना है। सो पॉइंट इज, इंडिया में आज डेटा कितना चीप हो चुका है, आज डिजिटल पब्लिक सर्विस डिलीवरी कितनी सस्ती हो चुकी है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेटा पेनिट्रेशन इज इन इंडिया, वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट डेटा इज इन इंडिया। सो करेक्शंस नीडेड फॉर इट इज नॉट द कोलैप्स हियर, ठीक है। सो आप देखो यहां पर, सोल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी लाइज इन द पीपल। जब तक लोग हैं यहां पर, तब तक लोकतंत्र है यहां पर। लोग का मतलब अवेयर्ड लोग, जो लोग सोच सकते हैं, डिसेंट कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेसी के साथ रह सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी भी प्रोटेस्ट करते हैं जब फी हाइक्स होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है। मुस्लिम वुमेन वोटिंग इन लार्ज नंबर्स, उनके वोट आ रहे हैं, उनके लिए भी कानून बन रहा है। हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, बट क्या वो लागू कर दिया गया? नहीं लागू किया, क्योंकि लोग रेडी नहीं है अभी। जब लोग रेडी होंगे, पायलट बेसिस पे हम उसको कर रहे हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का वो हिस्सा है। आप मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या हमें डीपीएसपी लागू करना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, या नहीं। आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अभी गोवा और उत्तराखंड में है, हम इसको देखें किस तरीके से हमें लागू करना चाहिए। आरटीआई एक्टिविस्ट्स, अभी भी हम देखेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हो रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट नई नई इंफॉर्मेशन के लिए, आप ये लॉ पास किया गया 2005 में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, टू ब्रिंग मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस प्रोसेस। लॉयर्स डिफेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हम कहते हैं जर्नलिज्म नहीं है, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म अभी भी चल रहा है इंडिया में, ठीक है। आई डू एग्री विथ यू, कुछ मीडिया हाउसेस को आप कह सकते हो कि कुछ चेंजेस आए हैं उसमें, उनकी बात करने के लहजे में कुछ बायसनेस देखी जा सकती है, बट पॉइंट इज इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म अभी भी अलाइव है। स्क्रॉल प्लेटफॉर्म, द वायर, आल्ट न्यूज, इन जगहों से आप देख सकते हो जहां पे आपको पता चलेगा इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है और हम इस चीज को किस तरीके से लोगों को ज्यादा अवेयर बनाएं। सो डेमोक्रेसी इजंट अबाउट हेडलाइंस और जस्ट अबाउट वन रिपोर्ट। हमें सिर्फ रिपोर्ट या नंबर्स में नहीं जाना है, उसके पीछे के बैकग्राउंड को समझना है। इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन ब्रांड ऑफ डेमोक्रेसी इज अबाउट पीपल एंड ओनली पीपल। लोग और लोगों के वोट्स डिसाइड करते हैं कि वो किस तरीके के मैनिफेस्टो को चुनेंगे, किस पॉलिटिकल पार्टी को चुनेंगे और वो किस तरीके से अपने सोशल प्रोग्रेस और ग्रोथ को आगे लेके जाएंगे। हमारे इंडिया में इंस्टीट्यूशंस बहुत वाइब्रेंट हैं। हमारे यहाँ पे हर 5 साल में प्रॉपर इलेक्शंस हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर जुडिशरी अपने काम कर रही है और देयर इज सेपरेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव विथ अकाउंटेबिलिटी। जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है वो भी पार्लियामेंट में बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। इट्स ऑल अबाउट पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन कितना है? नो नेशन पार्टिसिपेट्स लाइक इंडिया। एक क्वेश्चन है आपके लिए, वीडियो को जरूर पॉज करें और इसका आंसर दें आप। Recent debates on democratic backsliding consider the following features that are essential for functioning of liberal democracy. Liberal democracy के लिए क्या क्या फीचर्स बहुत जरूरी हैं? मुझे आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई वुड लाइक द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन मेंस की प्रैक्टिस के लिए, सिविल सर्विसेज एग्जाम में कई बार मेंस में क्वेश्चन आता है इस तरीके का, एनालिटिकल क्वेश्चन। इंडिया इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बाय पार्टिसिपेशन बट अंडर प्रेशर बाय परसेप्शन। How do we perceive? The people of India perceive or the Western countries perceive India's democracy? Critically examine the statement in the light of global democracy, indices and functioning of democratic institutions in India. तो वो जो उनके नंबर्स आ रहे हैं, मेट्रिक्स आ रहे हैं और हमारे क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया में काम कर रहे हैं, उनके बेसिस पे हमें इसको एनालाइज करना है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।